हेलो नमस्कार दोस्तों, पीके क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और उसी तैयारी में कुछ हेल्प करने के लिए मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कुछ मैथ के एमसीक्यू लेकर। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है भी, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। कोई बात समझ में ना आवे तो कमेंट करो। ओके, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक बटन दबा देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। 20 हमने कर लिया था पिछले क्वेश्चन में। देखिए पिछले क्वेश्चन में जो सवाल था वो थोड़ा गलत हो गया था। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 19 था। ओके, जो थोड़ी सी मिस्टेक उसके अंदर हो गई थी वो दोबारा से मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। इसमें क्या बोला है, रेखाखंड का एक सिरा मूल बिंदु है। तो देखिए एक रेखाखंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये ए है और ये बी है, और ये एक रेखाखंड हो गया। जो एक सिरा है ये वाला, ये क्या है, मूल बिंदु है। इसका मूल बिंदु है, मतलब इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 0 और 0 होंगे। ओके, और जो दूसरा सिरा है उसका निर्देशांक हमें निकालना है। कब निकालना है, जब मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हमें दिया है 1 और 0। ओके, इतना काम हमें दिया है, तब हमें क्या निकालना है, इसका दूसरा सिरा यानी कि बी के निर्देशांक हमें निकालने थे। तो इसमें क्या कर दिया था, यहाँ पर x की जगह मैंने 1 रख दिया था। ओके, वहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए अब हम इसको दोबारा से सोल्व करते हैं। दोबारा हमने सोल्व किया, जो तो देखिए मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, इसके इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो देखिए P बिंदु के में निर्देशांक दिए है, ये जो मध्य बिंदु है ये दिए है। ओके, तो यहाँ से x1 हमारा ये हो गया और x2 ये हो गया, मतलब 0 प्लस x हो गया और बटा 2 हो गया, और y1 हमारी 0 हो गई, y2 हमारी y हो गई और बटा 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब x को x के बराबर रखेंगे, y को y के बराबर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस x बटा 2, और यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर 0 प्लस y बटा 2। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 0 को जब x में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए 0 की जब 2 के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहाँ से जो b बिंदु के निर्देशांक निकल के आए वो आए 2 और 0। इस तरह से आपको ये सवाल नंबर 19 सोल्व करना था। ओके, वहाँ पर मिस्टेक क्या हुई थी, यहाँ पर x1 की जगह 1 पुट कर दिया था, इसलिए वो उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो अब आप इस मिस्टेक को थोड़ा सुधार लेना। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं हमारे अगले 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से सोल्व कर लिए थे, तो नेक्स्ट 20 हम देख रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट 20 हम देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ओके, 21 में हमें क्या बोला है, देखिए कोटि क्या दिया है, कोटि 3 और भुज हमारा है -4। कोटि हमें 3 दी है, भुज हमें दिया है -4, और हमें बताना है ये किस चतुर्थांश में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा, ये बात आपको इसके अंदर बतानी है। ओके, किस चतुर्थांश में आएगा ये बात आपको बतानी है। तो मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ भी किस तरह से ये सोल्व करना है।
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोटि किसको बोलते हैं और भुज किसको बोलते हैं, और चतुर्थांशों का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या कैसे होगा ये इस तरह से होगा। अब देखिए ये मान लीजिए हमारे यहाँ से एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है। ओके, ये हमारा एक्स डैश है, ये हमारा वाई अक्ष है, और ये हमारा वाई डैश है। और यहाँ से जो ये बिंदु मिलेगा, ये बिंदु हमारा क्या होगा, मूल बिंदु होगा। क्या होगा, मूल बिंदु होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का एक्स चलता है, यहाँ पर माइनस का एक्स चलता है, और यहाँ पर प्लस की वाई और यहाँ पर माइनस की वाई। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है, और ये हमारा क्या होता है, फोर्थ होता है। ओके, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो ये वाई अक्ष है, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है कोटि, और वो एक्स अक्ष का क्या होता है, भुज। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। मतलब अब हमें एक्स की वैल्यू दी है कितनी, -4, और वाई की वैल्यू दी है हमें 3 क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो अब ये देखिए ये जो पॉइंट बन गया हमारे पास -4 और +3, ये किस चतुर्थांश में आएंगे। देखो पहले में दोनों बराबर होते हैं, मतलब दोनों प्लस होते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा x माइनस होता है और y क्या होती है, प्लस होती है। तो देखिए दूसरे में ही ये आपका जवाब होगा। तो किस में आएंगे ये द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। किस में आएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। ओके, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बिल्कुल आसान सा है। इसके अंदर आपको ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको बताना है कोसिकेंट 32 और सीकेंट 58, ये आपको बताना है इसका मान क्या होगा, का मान हमें बताना है। तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए ये दोनों के दोनों कोण, जो कोण है वो क्या है, पूरक कोण है। दोनों का जोड़ जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। ओके, तो देखिए छोटे क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जब भी इस तरह का सवाल आए तो उसमें आपको सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। जब भी बटे में हो, ऐसे डिवाइड में हो तो 1 आएगा, उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। देखिए कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कोसिकेंट है, ये कोसिकेंट है। कोसिकेंट इसको हम लिख सकते हैं 32 को 90 डिग्री -58 डिग्री। ओके, बटा में हम क्या करेंगे, जो सीकेंट है इसको ऐसे का ऐसा रखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है कोसिकेंट 90 माइनस 58 पर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट 58 डिग्री, और नीचे जो सेम है वो नू का नू हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो वही बात मैंने बताई थी, जब भी इस तरह का पूरक कोण वाले सवाल आ जाए और बटा में हो तो उसका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। ओके, इसमें आपको सोचने वाली कोई बात ही नहीं थी। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए बोल रहा है 10 + 10 ये वाला को सीकेंट के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका भी मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ। देखिए जब भी ये 10 आ जाए, आ गया 10, तो आपके पास 3 फॉर्मूले होते हैं जो लास्ट वाले होते हैं 8.4 में, ठीक है ना। उनमें ये जोड़ा है किसका, 10 का और सीकेंट का, है ना। तो क्या करो, जो उसके अंदर है इसको सेम इस तरह से लिख लो, इसका उल्टा लिख लो। जैसे कि हमारे पास है फॉर्मूला
ये है हमारे पास चलिए मैं आपको पहले सॉल्यूशन करवा देता हूँ इसका, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका डायरेक्ट मेथड। ओके, तो देखिए यहाँ से देखिए 10 की पावर 4 है प्लस 10 का वर्ग है। ओके, इनमें से हम क्या करते हैं 10 कॉमन ले लेते हैं। तो हमने 10 स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास क्या बच गया 10 स्क्वायर बच गया। 4 था, 4 में से 2 हमने बाहर कर लिया तो 2 बच गया। ओके, यहाँ से ये 1 बच गया। ओके, ये बच गया हमारे पास, हो गया। अब देखिए 10 स्क्वायर ए प्लस 1 किसके इक्वल होता है, यहाँ से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 10 स्क्वायर ए इज प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इसकी जगह तो हो गया ये वाला, तो हमें मिल गया 10 स्क्वायर ए सीकेंट ये। ओके, इतना मिल गया, लेकिन हमें 10 को भी किस में कन्वर्ट करना है, सीकेंट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये 1 है इसको इस साइड करेंगे, तो यहाँ से हमें 10 स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो इस 10 स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास -1, और यहाँ से ये ऐसा का ऐसा ही। ओके, तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना दोबारा से इसके अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए सीकेंट स्क्वायर की और सीकेंट स्क्वायर की हम वैल्यू गुणा करेंगे तो हमें फिर 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सोल्व करना था। अब ये डायरेक्ट मेथड की बात ये कर रहा हूँ मैं, जो आपके पास 3 फॉर्मूले हैं पीछे वाले, जब भी आप 8वां चैप्टर देखोगे, 8वां चैप्टर के जो लास्ट के 3 फॉर्मूले हैं ना, उसमें जोड़ा बना हुआ है, जैसे 10 का सीकेंट का, साइन का और कोस का, और क्या बोलते हैं इसको कोट का और कोसिकेंट का। तो जब ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अगर पूरा साइन है तो हम क्या करेंगे, इसका निशान चेंज करके कोस लिख देंगे। ओके, अगर यहाँ पर कोट है तो हम क्या करेंगे, इसका निशान चेंज करके उसका कोसिकेंट कर देंगे। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर सोल्व करने हैं, ये बात आपको ये याद रखनी है। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इसी से संबंधित है। आपके लिए 24वां जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। तो अभी हमने क्या किया है, a माइनस 10 45 का मान। तो अब आप मुझे बताइए ये सोल्व कैसे करोगे आप। तो मैं जब तक सोल्व करता हूँ आप कमेंट में इसका आंसर कमेंट करो। ओके, तो देखिए एक ऐसा कैसा 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है 10 45 की वैल्यू वो होती है 1। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इनकी वैल्यू रखी और इसका आंसर आ गया। ओके, तो अब इसी से संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं 25। देखिए ये देखने में बिल्कुल आसान से छोटे से क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम आपके जो पेपर होंगे इसी तरह के क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। ओके, तो इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। ये हो गया कोसिकेंट, अगला क्वेश्चन कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, ये आपको बताना है अभी इसका मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, तो अभी मैंने बताया था, ये देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो इसका मान क्या होगा, सीकेंट थीटा। ओके, आप इस तरह से आप इसका आंसर बता सकते हो। ओके, तो उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है हमें, अगले क्वेश्चन में हमें ये बोला है, अगला क्वेश्चन में हमें बोला है बी, आपको ये बताना है, 26 क्वेश्चन है आपके सामने, थीटा के किस मान के लिए, थीटा का मान बताना है, थीटा का मान बताना है, कब, जब कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी अच्छी तरह से याद करके जानी है। ओके, आपको उसमें वैल्यू पूछेगा, अगर आपको ये बनानी नहीं आती है तो आई बटन पर देखिए, एक आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाइए और बहुत अच्छी तरह से मैंने ये आपको करवाई हुई है अभी, इनको कैसे बनाते हैं, कैसे इसको याद करते हैं। ओके, तो देखिए कोस थीटा बराबर होता है 1/2, तो ये इसके अंदर जो थीटा है ये मान बताना है भी, ये किस एंगल पर इतनी वैल्यू होती है इसकी जो कोस थीटा। तो अब आपको पता होगा भी जो साइन थीटा है और कोस थीटा है, इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के विपरीत होती है। मतलब साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से कोस 60 की वैल्यू भी होगी 1/2। तो यहाँ से जो थीटा का मान आएगा वो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बोल रहा है भी, संलग्न आकृति ए बी सी एक मूल, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 में आपको क्या दिया है, एक आकृति दी है। आकृति में देखिए इस तरह से आपको एक सर्कल बनाया हुआ है, ये आपके लिए एक सर्कल बनाया हुआ है और इसके अंदर आपको एक इस तरह से लाइन खींची गई है और एक इस तरह से लाइन खींची गई है। ओके, तो आपको दिया है इस तरह से एक यहाँ पर एंगल दिया है 130 डिग्री का। ओके, और यहाँ पर दिया है आपको 70 डिग्री का, और ये जो क्यू एंगल है ये आपको बताना है। तो देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ये आपको 4 ऑप्शन भी दिए हैं, 80 डिग्री, 120 डिग्री, 160 डिग्री और 130 डिग्री। तो आप ये आप बड़ी आसानी से आप बता सकते हो भी, जो ये बिंदु होता है यहाँ पर जो टोटल कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 70 और 130 कितना हो गया, 200 हो गया। तो 200 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 160 डिग्री। तो क्यू का मान कितना आ जाएगा, 160 डिग्री। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 27 करना था। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बताना है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर, एक मिनट, वृत्त के की स्पर्श रेखा स्थित, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली खाली स्थान पर लंब होती है। तो अब आपको ये बात याद रखनी है, कुछ बातें मैं आपको ये बता रहा हूँ, अच्छी तरह से याद रखियो। ये जो सर्कल होता है, देखिए सर्कल जैसे भी बना है सर्कल ही है ये, तो इसमें क्या होती है, स्पर्श रेखा जाती है, स्पर्श रेखा ये वाली, ठीक है। और यहाँ से जो केंद्र होता है, केंद्र पर जो ये होती है ये वाली, ये क्या होती है, त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। और ये दूसरी बात ये याद रखनी है आपको, जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर, प्रतिच्छेद, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात ये याद रखनी है आपको भी, एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ओके, लेकिन अगर वो बात पूछे समांतर, समांतर स्पर्श रेखा, वो कितनी होती है, वो सिर्फ
मात्र 2 होती है। ओके, तो ये बात आपको ये याद रखना है। और जो ये बिंदु होता है स्पर्श बिंदु, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। जो क्या होती है? उभयनिष्ठ होता है, सर्कल का भी और रेखा का भी। ओके, उसके बाद आपको ये याद रखनी है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। ओके, उसके बाद आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है भी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। उसके बाद ये याद रखनी है, सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होता है? वो होता है व्यास। ओके, तो इस तरह से आपको ये कुछ बातें याद रखनी है जो आपके क्वेश्चन में बिल्कुल हेल्पफुल होंगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए बोला है 29, क्वेश्चन नंबर 29 भी एक सर्कल है। ओके, क्योंकि सर्कल पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, ये भी याद रखना। 3 स्थिति है। बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? मात्र 2। ओके, और अंदर स्थित बिंदु से कोई रेखा नहीं खींच सकते हम, मतलब 0। तीसरी बात ये याद रखनी है, वृत्त पर स्थित बिंदु से हम क्या खींच सकते हैं? मात्र 1। ओके, तो 3 बातें ये आपको याद रखनी है। अगर वृत्त के सर्कल के बाहर कोई बिंदु है तो उससे हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर अंदर स्थित है तो कोई भी रेखा नहीं खींच सकते, स्पर्श रेखाओं की बात हो रही है ये। और वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है तो उससे हम मात्र 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ओके, तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है? 2 वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। मान लीजिए ये है R1 12 सेंटीमीटर। ओके, एक है R2, ये है 9 सेंटीमीटर। ओके, अब आपने उस वृत्त की त्रिज्या बतानी है। मान लीजिए वो है R। ओके, R है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ओके, मान लीजिए ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है और इसका एरिया 3 है। ओके, तो जो ये एरिया 3 है, ये जो एरिया 3 है वो है इन दोनों के योग के बराबर, A1 प्लस A2। ओके, अब यहाँ पर फॉर्मूला रखिए। एरिया का जो फॉर्मूला होता है, वृत्त के जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर इसका जो R है वो है बड़ी R, तो पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया 1 किसके इक्वल होगा? पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई R स्क्वायर हो गया और यहाँ से पाई कॉमन लिया तो अंदर बच गया हमारे पास R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ओके, तो इतना काम हो गया नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, R1 की और R2 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास R स्क्वायर आ जाएगा। R1 कितना है हमारे पास? 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 225। ओके, और 225 किसका वर्ग होता है? 15 का। इसका स्क्वायर हटाने के लिए किसका स्क्वायर रूट करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। ओके, 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये सोल्व करना था। देखिए 3 नंबर में आ जाए तो अच्छी बात है, इस तरह से सोल्व कर दीजिए। लेकिन अगर 1 नंबर की बात है तो आप इतना माथापच्ची नहीं करिएगा। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ। जब हमारे पास क्या हो, क्षेत्रफल का योग बोल रखा हो, क्षेत्रफल का योग बोल
लिखा हो तो आपको क्या करना है, जो त्रिज्याएं दी हुई है ना, जो R1 होगी वो क्या होगी, R जो होगी ना, जो R हमें दी हुई है R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और इसका रूट। ओके, पहली बात तो ये याद रखनी है। और दूसरी बात ये याद रखनी है, जब परिधियों का योग दिया हो, जब परिधियों का योग दिया हो तो आपको करना क्या है, बस जो R1 दी हुई है और R2 दी हुई है इन दोनों को जोड़ दो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। आपको 2 से 3 नंबर आपके लिए ये कंफर्म कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बोला है विवृत को आर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई क्या होगी। तो देखिए त्रिज्या कितनी है आर, थीटा कितनी है हमारे पास 60 डिग्री, और चाप की लंबाई पूछी है। तो चाप की जो लंबाई होगी उसका जो फॉर्मूला होगा, चाप की लंबाई उसका फॉर्मूला होगा थीटा बटा 360 2 पाई आर। तो यहाँ से थीटा हमारी 60 है और 360 और 2 पाई को ऐसा ही रखो, इसको यहाँ से कट करो, इसको यहाँ से कट करो। ओके, तो हमें आंसर क्या मिला, पाई आर बटा 3 सेंटीमीटर। ओके, अगर आपको पाई का मान रखना है तो पाई का मान रख दीजिए, वरना आपके लिए ये आंसर सही होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 में क्या बोला है, वृत्त को खींचने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली उपकरण का नाम बताना है। तो वो क्या होती है, प्रकार होती है जिससे आप किसी सर्कल का जो सर्कल की रचना है वो आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद बताना है आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 33 आपको आर दी है, कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। ओके, और आपको थीटा बोल दी 30 डिग्री। ओके, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ से बताना है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू रखेंगे कितनी 30, 360 बटे में पाई का मान अगर आप रख सकते हो तो रख लो, चलो रख ही देते हैं 22 बटा 7। आर कितनी है हमारे पास 4 गुणा में 4, तो ये कट जाएगा हमारे पास 12 36 और ये हो गया 3। ओके, और कुछ नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 88 बटा 7 21 सेंटीमीटर स्क्वेयर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें आपको बताना है घन का विकर्ण और भुजा कितनी है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 34, तो जो घन का विकर्ण है इसका फॉर्मूला ही बताना है बस आपको, घन का विकर्ण। तो ये आपका हो जाएगा √3 भुजा, ये वाला। ओके, उसके बाद है आपके पास शीशे की एक ठोस गोला, शीशा का एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 35, तो आपके पास एक गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है आपके पास बड़ी आर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, और हमें क्या बनानी है गोली, छोटी छोटी गोली। गोली की त्रिज्या हमें दे दी, कितनी दे दी, वो दे दी हमें 1 सेंटीमीटर, इसको छोटी आर मान लेते हैं हम, 1 सेंटीमीटर दे दी। ओके, अब हमें बतानी है भी इसमें से कितनी गोलियां हम बना सकते हैं। तो मान लेते हैं माना गोलियों की संख्या, माना संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी x। तो हमें याद रखनी है गोले का आयतन। तो देखिए एक बात याद रखना, जब भी एक चीज से दूसरी चीज हम बनाते हैं तो उनका आयतन हमेशा बराबर होगा। तो गोले का आयतन, यहां से गोले का आयतन बराबर होगा x गोलियों का आयतन। तो गोले का आयतन किसके बराबर होता है 4/3 पाई r का क्यूब। और यहाँ भी गोली
किसके आकार की है, गोले के आकार की है, तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, x गुणा में 4/3 पाई r का क्यूब। 4/3 पाई और 4/3 पाई यहाँ से कैंसिल हो गया। r कितनी है, 8 का क्यूब, और x गुणा में यहाँ पर कितनी है, 1 का क्यूब, तो ये तो हो जाएगा 8। तो 8 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब 8 का क्यूब कितना होता है, 512। तो हम कितनी संख्या बना सकते हैं, 512 आप गोलियां बना सकते हो इस गोले में से। ओके, उसके बाद है आपके पास बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपके लिए बोला है भी आपको लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है आपको 10 सेंटीमीटर, और हाइट दी है आपको कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर, और घनाभ का आयतन बताना है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बिल्कुल आसान है, जो भी दे रखी है तीनों को तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये घनाभ का आयतन हो गया। तो कितना हो जाएगा, 12 गुणा में 10 गुणा में 8, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 80 हो गया, 80 या यहाँ से 120 हो गया। 120 की जब हम 8 के साथ गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 रेक 9 सेंटीमीटर क्यूब। 12 अट्ठे कितने होते हैं, 96 होते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, उसके बाद आपको बताना है 37। देखो 37 जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान है तो आसान अगर आपने ये पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए आपको बताना है इसके अंदर भी बहुलक, माध्यक और माध्य में क्या संबंध पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, बहुलक और क्या है, माध्य, माध्यक में उचित संबंध बताना है। तो आपके लिए ये उचित जो संबंध होगा वो ये होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जो एक बहुलक होता है, एक बहुलक होता है वो बराबर होता है 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये संबंध आपको याद रखना है। और जहाँ तक मेरा सोचना है ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा जा सकता है इस बार के क्वेश्चनों में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया है 38 और आपको निकालना है इनका माध्यक निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको निकालना हो तो सबसे पहले चेक कीजिए भी क्या ये आंकड़े असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अर्थात चढ़ते क्रम में या उतरते क्रम में है या नहीं है, अवरोही आरोही क्रम में है या नहीं है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है उसके में आपको ये बिल्कुल सजा कर दिए हुए हैं आंकड़े। देखिए मैं लिख लेता हूँ, 1, ये 24 है, 27 है, 30 है, और फिर है 32, फिर है 34, फिर 35 और 38 और 48। यहाँ से आपको निकालना है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले इनकी संख्या देखिए, आंकड़ों की संख्या देखिए, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की यहाँ से संख्या आपको पता चली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है जो कि क्या है, विषम है। तो यहाँ से अनुकूल परिणाम जो होंगे आपके कितने होंगे, 5 होंगे। और जो प्रायिकता का सूत्र होगा 8 योग आने का, वो होगा आपका अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा आप बोल सकते हो कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं, 36, और अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5। तो आपका 5/36 आंसर होगा, बिल्कुल सही। ओके, तो उसके बाद इसी तरह का क्वेश्चन है आपके पास, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, मतलब कुल परिणाम कितने होंगे, 6। ओके, तो 8 आने की प्रायिकता, ये बताइए 8 आने की प्रायिकता। तो क्या 8 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो 8 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता 8 आने की।
तो 8 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। और इस जिसकी प्रायिकता 0